द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम भौमिक की कृति सोलांश कॉस्मिक ब्रेथ एंड त्रिशूल अलाइनमेंट में दिए गए एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर चर्चा कर रही हैं। ये किताब एक क्रांतिकारी विचार रखती है कि हमारा मानव शरीर असल में एक कॉस्मिक रिसीवर है, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा को ग्रहण करने वाला एक यंत्र, जिसमें 108 ऊर्जा द्वार हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर में 108 छोटे छोटे एंटीना लगे हुए हैं। और हमारी आज की चर्चा का जो केंद्रीय प्रश्न है वो इसी रिसीवर के काम करने के तरीके से जुड़ा है। सवाल ये है, क्या इन 108 ऊर्जा द्वारों को सक्रिय करने के लिए त्रिशूल सर्किट ही मतलब एकमात्र और सबसे जरूरी तंत्र है, जैसा कि भौमिक की किताब बताती है? या फिर ये सर्किट ऊर्जा को समझने का बस एक कह सकते हैं वैचारिक मॉडल है और हमारी सांस जैसी प्रक्रियाएं सीधे भी इन द्वारों को सक्रिय कर सकती हैं? बिल्कुल, मेरा पक्ष ये है कि त्रिशूल सर्किट एक सटीक, व्यवस्थित और अनिवार्य तंत्र है। ये कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। इसके बिना 108 द्वारों की पूरी क्षमता को खोलना और खास तौर पर ओरायन नक्षत्र से जुड़ना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। और मैं ये दृष्टिकोण रखूंगा कि त्रिशूल सर्किट बेशक एक महत्वपूर्ण ढांचा है, लेकिन सांस यानी प्राण की अपनी एक स्वतंत्र और सीधी शक्ति है। हो सकता है कि यह सर्किट उस शक्ति को एक खास दिशा देने की एक एडवांस तकनीक हो, लेकिन यह ऊर्जा के ब्रह्मांड तक पहुंचने का एकमात्र दरवाजा नहीं है। तो मैं अपनी बात शुरू करती हूँ। देखिए, जब मैंने पहली बार भौमिक की किताब पढ़ी तो जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो थी इसकी सटीकता। यह कोई अस्पष्ट दर्शन नहीं है, बल्कि एक तरह का इंजीनियरिंग मैनुअल लगता है। किताब एक बहुत ही स्पष्ट कारण और प्रभाव की कड़ी बनाती है। सबसे पहले है श्वास, जिसे ब्रह्मांडीय इनपुट कहा गया है। ये वो कच्ची ऊर्जा है जो हम ब्रह्मांड से लेते हैं, लेकिन ये कच्ची ऊर्जा सीधे काम नहीं कर सकती। इसे त्रिशूल सर्किट नाम की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ये सर्किट फिर उन 108 द्वारों को सक्रिय करता है, और इस पूरी प्रक्रिया का जो अंतिम नतीजा है वो है ओरियन लिंक। ये एक के बाद एक होने वाली प्रक्रिया है। भौमिक एक सूत्र भी देते हैं, धारा 1 प्लस धारा 2 प्लस धारा 3 स्तंभ 108 गेट एक्टिवेशन। अब यहाँ धारा 1, 2, 3 का मतलब है सूर्य, चंद्र और अग्नि नाड़ियां, और स्तंभ का मतलब है सुषुम्ना यानी हमारी रीढ़ की हड्डी का ऊर्जा चैनल। यह कोई कविता नहीं है, किताब इसे वैज्ञानिक ऊर्जात्मक डिजाइन कहती है। यह शब्द बहुत मायने रखता है। डिजाइन का मतलब है कि इसे एक खास मकसद से बनाया गया है। मतलब यह सर्किट एक चाबी की तरह है और 108 द्वार व ताले हैं। बिना सही चाबी के ताला बंद ही रहेगा। आपने जो इंजीनियरिंग मैनुअल वाली बात कही वो मुझे भी बहुत आकर्षक लगी थी, लेकिन मेरा नजरिया यहाँ थोड़ा अलग है। मैं मानता हूँ भी डिजाइन है, लेकिन शायद ये डिजाइन उतना कठोर नहीं है जितना आप बता रही हैं। देखिए, श्वास को सिर्फ कच्चा इनपुट नहीं कहता, वह श्वास को अपने आप में एक असाधारण रूप से शक्तिशाली और बुद्धिमान उपकरण मानता है। आप किताब के सार सूत्र 3 को देखिए, जो कहता है कि श्वास स्वयं 108 नक्षत्र तरंगों को ट्यून और फिल्टर करती है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, ट्यून करना और फिल्टर करना। ये काम कोई निष्क्रिय चीज नहीं कर सकती। इसे ऐसे समझिए जैसे आपका शरीर एक बहुत संवेदनशील रेडियो है और आपकी सांस उस रेडियो की नॉब है। ब्रह्मांड में 108 अलग अलग स्टेशंस हैं और आपकी सांस उस नॉब को घुमाकर सही स्टेशन पर ट्यून कर सकती है। इसके अलावा एक और सूत्र है जिसे यूनिक ट्रिक कहा गया है, श्वास, नाड़ी, स्तंभ, नक्षत्र। ये एक बहुत ही सीधा रास्ता दिखाता है। इसमें त्रिशूल सर्किट की 3 धाराओं का कोई जिक्र नहीं है। ये एक सीधे हाईवे जैसा है। तो मेरा मानना है कि त्रिशूल सर्किट ऊर्जा को व्यवस्थित करने की एक बहुत उन्नत तकनीक हो सकती है, शायद सिग्नल को और साफ करने के लिए। लेकिन ये 108 द्वारों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता नहीं हो सकता। ये एक दिलचस्प बिंदु है, खासकर वो यूनिक ट्रिक वाला सूत्र। लेकिन क्या हम सूत्रों को किताब के बाकी हिस्सों से अलग करके देख सकते हैं? अध्याय 8 में साफ लिखा है कि सर्किट प्रमुख भूमिका निभाता है। मेरे लिए वैज्ञानिक ऊर्जात्मक डिजाइन और सर्किट जैसे शब्द ये बताते हैं कि ये एक वास्तविक काम करने वाली प्रणाली है, सिर्फ एक अवधारणा नहीं।
ये कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह है। आपके पास बिजली यानी श्वास हो सकती है, लेकिन जब तक वो मदरबोर्ड और सीपीयू यानी सर्किट से नहीं गुजरती, तब तक आप कंप्यूटर पर कुछ नहीं कर सकते। सूर्य, चंद्र और अग्नि धाराएं उस सीपीयू के अलग अलग कोर की तरह है, और सुषुम्ना वो मुख्य बस है जो संसाधित जानकारी को आगे भेजती है। इन सब का एक साथ काम करना, जिसे त्रिशूल अलाइनमेंट कहा गया है, द्वारों को सक्रिय करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। ये एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। आप केवल वायलिन या केवल ड्रम के साथ पूरी सिम्फनी नहीं बजा सकते। सबको एक साथ एक लय में काम करना होता है। ऑर्केस्ट्रा और सीपीयू की आपकी उपमाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या वे इस विषय पर पूरी तरह से लागू होती हैं? मैं मानता हूं कि सर्किट शब्द महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब व्याख्यात्मक भी हो सकता है। मतलब ये ऊर्जा के प्रवाह को समझने का एक मॉडल हो सकता है। जरूरी नहीं कि ये एक हार्डवायर्ड सिस्टम ही हो। इसे ऐसे देखें, संगीत के सिद्धांत होते हैं, राग होते हैं, लेकिन एक प्रतिभाशाली संगीतकार बिना सिद्धांतों को सोचे भी अद्भुत संगीत बना सकता है। हो सकता है त्रिशूल सर्किट संगीत का सिद्धांत हो, लेकिन सांस वो सहज ज्ञान युक्त संगीतकार है। किताब में सबसे ज्यादा महत्व सुषुम्ना स्तंभ को दिया गया है, जिसे स्पाइनल एंटीना कहा गया है। ये केंद्रीय चैनल है। बाकी 3 धाराएं उस एंटीना से गुजरने वाले सिग्नल को शायद और बेहतर, संतुलित या शक्तिशाली बनाने के तरीके हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमेशा आवश्यक हों। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी-कभी एंटीना सीधे सिग्नल पकड़ ले, जैसा कि वो यूनिट्रिक सूत्र में बताया गया है? त्रिशूल सर्किट शायद उस सिग्नल को हाई डेफिनेशन में बदलने का एक तरीका हो, लेकिन एंटीना उसके बिना भी बेसिक सिग्नल तो पकड़ ही सकता है। मुझे आपके तर्क में एक मूलभूत समस्या दिखती है। अगर सुषुम्ना एंटीना है तो उसे चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। त्रिशूल सर्किट वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप कह रहे हैं कि एंटीना सीधे सिग्नल पकड़ सकता है, लेकिन बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के वो सिग्नल सिर्फ शोर होगा, जानकारी नहीं। श्वास ब्रह्मांडीय इनपुट है, लेकिन ये असंसाधित है। ये कच्ची जानकारी है, जैसे इंटरनेट से आने वाला रॉ डेटा। त्रिशूल सर्किट वह प्रोसेसर है जो इस डेटा को लेता है, इसे 3 अलग अलग आवृत्तियों में विभाजित करता है, पाठ के अनुसार, तर्क, अंतर्ज्ञान और जागरूकता, और फिर उन्हें एक ऐसे एकीकृत सिग्नल में संरेखित करता है जिसे 108 द्वार समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। जैसे कच्ची बिजली को एक बल्ब जलाने के लिए एक सर्किट की जरूरत होती है, वैसे ही ब्रह्मांडीय श्वास को शरीर में चेतना का प्रकाश जलाने के लिए त्रिशूल सर्किट की जरूरत होती है। बिना सर्किट के श्वास केवल एक संभावना है, एक सक्रिय शक्ति नहीं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि श्वास केवल एक संभावना है। यहीं पर हमारा सबसे बड़ा मतभेद है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी उपमा दिलचस्प है, पर क्या ये सही है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम निष्क्रिय हार्डवेयर को सक्रिय करता है, लेकिन यहाँ तो श्वास खुद एक इंटेलिजेंट सिस्टम के रूप में वर्णित है। किताब में पॉजिटिव ब्रेथ एनकोडिंग का उल्लेख है, जो सीधे मन, ऊर्जा और स्मृति को शुद्ध करता है। एनकोडिंग का मतलब है कि श्वास खुद जानकारी को संसाधित कर रही है। ये सिर्फ कच्चा डेटा नहीं है। तो ये तो 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हो गया, जो एक साथ काम कर रहे हैं। क्या पाठ में ऐसा कुछ है जो इसका समर्थन करता हो? ये कहना कि श्वास 108 नक्षत्र संकेतों को ट्यून और फिल्टर करती है, ये दिखाता है कि ये एक सक्रिय भूमिका निभाती है। ये एक स्मार्ट रेडियो ट्यूनर की तरह है, जो खुद सही स्टेशन ढूंढ सकता है। सर्किट उस सिग्नल को शायद एम्पलीफाई कर सकता है या उसे और साफ कर सकता है, लेकिन स्टेशन ढूंढने का मूल काम तो श्वास खुद कर रही है। ये कहना कि श्वास सर्किट के बिना शक्तिहीन है, मेरे हिसाब से भौमिक की किताब में श्वास को दिए गए महत्व को बहुत कम आंकना है। ठीक है, मान लेते हैं कि श्वास ट्यूनिंग कर सकती है, लेकिन उस ट्यूनिंग का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या ये सिर्फ 108 स्टेशनों के बीच घूमते रहना है? नहीं, पाठ के अनुसार पूरी प्रक्रिया का एक शिखर है, एक चरमोत्कर्ष, और वो है ओरियन प्राणिक रेजोनेंस। ये एक बहुत ही विशिष्ट लक्ष्य है, और इस लक्ष्य तक पहुंचने का सूत्र बिल्कुल साफ है। कॉस्मिक ब्रेथ प्लस त्रिशूल सर्किट इक्वल्स टू ओरियन लिंक। यहाँ प्लस का चिन्ह एक साधारण जोड़ नहीं है, ये एक संयोजन को दिखाता है, एक अनिवार्य साझेदारी को। ये एक पदानुक्रमित संरचना है, यानी यहाँ एक क्रम है, एक हयाकी है। श्वास पहला घटक है, सर्किट दूसरा और अनिवार्य घटक है, और ओरियन लिंक उसका नतीजा है। आप इस समीकरण से सर्किट को हटाकर उसी परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकती। ये ऐसा है जैसे आप कहें कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिना पानी बना लेंगे।
ओरियन की विशेष ब्रह्मांडीय आवृत्ति के साथ जुड़ने के लिए ये एक बहुत ही विशिष्ट तकनीक है और सर्किट उस तकनीक का दिल है। ये एक बहुत शक्तिशाली तर्क है और मैं मानता हूं कि ओरायन लिंक के लिए ये समीकरण शायद बिल्कुल सही हो। लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि ओरायन लिंक इस सर्किट का एकमात्र उद्देश्य न हो या 108 द्वारों का एकमात्र संभव कनेक्शन न हो? देखिए, पाठ कहता है कि जब श्वास को सर्किट से गुजारा जाता है तो उत्पन्न तरंगें ओरायन बेल्ट की आवृत्ति से मेल खाती हैं। ये बहुत विशिष्ट है, लेकिन यह इस संभावना को खारिज नहीं करता कि श्वास अकेले या किसी और तंत्र के माध्यम से दूसरी ब्रह्मांडीय आवृत्तियों से भी जुड़ सकती है। याद रखें, पाठ में 108 नक्षत्र तरंगों का उल्लेख है, सिर्फ ओरायन का नहीं। तो सवाल यह है, बाकी 107 नक्षत्रों का क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है? हो सकता है कि त्रिशूल सर्किट ओरायन के साथ जुड़ने का एक विशेष गोल्डन की या मास्टर कोड हो, क्योंकि शायद ओरायन की आवृत्ति तक पहुंचना सबसे मुश्किल है। लेकिन बाकी 107 नक्षत्रों के साथ जुड़ने के लिए दूसरे ज्यादा सीधे श्वास आधारित रास्ते भी हो सकते हैं। इसे ऐसे देखें, शहर जाने के लिए एक सुपर हाईवे यानी त्रिशूल सर्किट है जो आपको सीधे सबसे महत्वपूर्ण इमारत ओरायन तक ले जाता है। लेकिन शहर के बाकी हिस्सों मतलब अन्य नक्षत्रों तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी गलियां और सड़कें यानी प्रत्यक्ष श्वास मार्ग भी हैं। ओरियन लिंक सर्किट का एक विशिष्ट और शक्तिशाली अनुप्रयोग हो सकता है, लेकिन यह उसका एकमात्र उद्देश्य या एकमात्र संभव ब्रह्मांड कनेक्शन नहीं हो सकता। यह एक विशेषज्ञ उपकरण हो सकता है, न कि एकमात्र उपकरण। अंत में मेरे लिए सोलांश ओरियन कोड एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत करता है जो खूबसूरती से एकीकृत है। इसमें हर हिस्से का अपना एक निश्चित काम है। इस प्रणाली में त्रिशूल सर्किट वो केंद्रीय तकनीक है जो ब्रह्मांडीय श्वास जैसी विशाल और कह सकते हैं अव्यवस्थित ऊर्जा को एक ऐसी शक्ति में बदलती है जो पूरे शरीर की चेतना को सक्रिय कर सके। और इस प्रक्रिया का शिखर ओरियन अनुनाद है। इस प्रणाली की सुंदरता और शक्ति इसी विशिष्ट परिभाषित और अनिवार्य रास्ते में है। ये कोई एलोमेलो प्रक्रिया नहीं है, ये एक सटीक डिजाइन है और उस डिजाइन का केंद्र बिंदु सर्किट ही है। और निष्कर्ष में मैं कहूंगा कि जबकि त्रिशूल सर्किट ऊर्जा को संरेखित करने और समझने के लिए एक शक्तिशाली और शानदार ढांचा है, स्रोत सामग्री खुद ये इशारा करती है कि श्वास यानी प्राण और केंद्रीय चैनल यानी सुषुम्ना जैसे मूलभूत तत्वों के अपने स्वतंत्र और सीधे ब्रह्मांडीय कार्य हैं। सर्किट सामंजस्य बनाने की एक विधि हो सकती है, शायद सबसे उन्नत विधि, लेकिन ये 108 ऊर्जा केंद्रों का एकमात्र प्रवेश द्वार नहीं हो सकता। ये एक भव्य सिम्फनी में एक बहुत महत्वपूर्ण वाद्ययंत्र हो सकता है, लेकिन ये पूरी सिम्फनी नहीं है। श्वास खुद एक संगीत है। हम कम से कम इस बात पर तो सहमत हो सकते हैं कि मानव शरीर को ब्रह्मांड का प्रत्यक्ष दर्पण मानने का विचार ही अपने आप में बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला है। ये वाकई हैरान करने वाला है और यही इस बहस को इतना जरूरी बनाता है। बिल्कुल, असली खोज तो इसी बात की है कि ये अद्भुत रिसीवर आखिर काम कैसे करता है। क्या एक मास्टर सर्किट के माध्यम से जो हर चीज को नियंत्रित करता है, या फिर परस्पर जुड़ी हुई लेकिन अलग-अलग प्रणालियों के एक लचीले नेटवर्क के माध्यम से? भौमिक की कृति में निश्चित रूप से इस पर और अधिक जानने और समझने की बहुत गुंजाइश है।